मिलवाएगा ऋषि झनक को। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक सीरियल में अभी तक देख रहे हैं कि ऋषि बोलता है तुमको मैं कोलकाता जाना चाहता हूँ, लेकिन झनक बोलती है हाँ तो हमने सुना कोलकाता बहुत बड़ा और चौकस शहर है, पर हम वहाँ किसके साथ यहाँ जाएंगे और किसके वहाँ जाएंगे, हमारा तो वहाँ कोई नहीं है। ऋषि बोलता है मैं हूँ ना, तुम मेरा नंबर और एड्रेस ले लो, जब आओगी मुझे बता देना, मैं लेने आऊँगा। झनक ऋषि के घर वालों के बारे में पूछती है और यहाँ पे पूछती है आपकी बीवी है। ऋषि बोलता है अभी मेरी शादी नहीं हुई है। झनक बोलती है फिर से हम कोलकाता आएंगे आपकी शादी में। ऋषि बोलता है फिर से तुम्हें जल्दी आना होगा, इसलिए इसी महीने में मेरी शादी है। झनक बोलती है फिर हम नहीं आ सकते हैं। ऋषि बोलता है तुम्हें जब भी आना होगा, मेरी होने वाली वाइफ कॉलेज प्रोफेसर है, तुम मेरे घर आ सकती हो, अदिति तुम्हें पढ़ाएगी। झनक बोलती है अदिति आपकी पत्नी है। अब चलते चलते ऋषि गिरने वाला होता है कि झनक उसे पकड़ लेती है और उसका हाथ पकड़कर उससे चलती है। ऋषि झनक की ओर गांव की ओर कुछ फ़ोटो लेता है और झनक की भी कुछ फ़ोटो लेता है। झनक ऋषि को गांव की शादी में ले जाती है। अब दूसरी तरफ सखी नूतन को मेला जाने की जिद करती है, पर नूतन मेला नहीं जाती है। सखी पूछती है नूतन तुमने मुझे कभी बताया नहीं, तुम्हारी और शहरी बाबू की शादी रात ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें शहरी बाबू आज तक नहीं आए मिलने। नूतन उसका कोई जवाब नहीं देती है। जब ऋषि को अपने घर खाना खिलाने के लिए ले जाती है, जहां नूतन ऋषि को बहुत सारे खाने को देती है, तो ऋषि बोलता है आप लोग भी खाइए ना मेरे साथ, आए ये खाइए। झनक बोलती है नूतन से, बोलती है जानती हो तम्मा यह कोलकाता से हैं और शादी होने वाली है इनकी, और इनकी वाइफ टीचर भी हैं, हमको शादी में बुलाया है। ऋषि बोलता है अगर झनक शहर आकर पढ़ना चाहती है तो अदिति है, वह अच्छे से झनक को पढ़ा देगी। नूतन ऋषि से पूछती है आप भवानीपुर जानते हैं। ऋषि बोलता है हाँ वही तो अदिति का घर है और मेरे होने वाले ससुराल ससुर जी का भी। नूतन खुद से बोलती है पता नहीं सर जी अब वहाँ रहते होंगे या नहीं। झनक खुद से बोलती है लगता है अम्मा बाबा जहाँ रहते हो उसके बारे में पूछ रही हैं। ऋषि बोलता है मैं आपका जानता हूँ, आप गई हैं वहाँ कभी। झनक बोलती है नहीं बस नाम सुना है। जी हाँ दोस्तों, ऋषि बोलता है आप वहाँ गई हैं। झनक नूतन बोलती है नहीं मैं तो गई नहीं हूँ, लेकिन हाँ नाम सुना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ऋषि की होने वाली पत्नी मून अपने पिता अनिरुद्ध के लिए फादर्स डे सेलिब्रेशन की तैयारी करती है। वह पूरा घर सजाती है और अपनी मां अर्शी से पूछती है कि बाबा कहाँ हैं। अंजना और जेठू बबलू भी डेकोरेशन देखकर मून की तारीफ करते हैं। मून कहती है कि उसे उम्मीद है कि बाबा को यह पसंद आएगा। अर्शी ऋषि के बारे में पूछती है और मून बताती है कि उसकी बात ऋषि से हो गई थी। जब अनिरुद्ध घर आता है तो मून उसे आंखों पर पट्टी बांधकर सरप्राइज देने के लिए ले जाती है। अनिरुद्ध अपनी बेटी को देखकर खुश हो जाता है और कहता है कि उसकी बेटी कॉलेज की टीचर है, लेकिन करती छोटी बच्चों जैसे व्यवहार। जी हाँ दोस्तों, मून को गिफ्ट देता है और कहता है कि वह बहुत भाग्यशाली है कि उसे मून जैसी बेटी मिली। अर्शी भी अनिरुद्ध से गिफ्ट की उम्मीद करती है और कहती है कि वह भी तो मून की माँ है। यह सुनकर अनिरुद्ध को याद आता है कि मून को उसकी ज़िंदगी में झनक ने ही लाया था। अगर झनक ने उस दिन मून को नहीं दिया होता तो शायद आज वह मून उसके साथ नहीं होती। उसके मन में झनक के लिए कृतज्ञता का भाव आता है जिसे वह व्यक्त नहीं कर पाता। सेलिब्रेशन के बाद केक कटिंग होती है और सब एक प्यारी सी सेल्फी लेते हैं। ऋषि झनक को बताता है कि फादर्स डे क्यों मनाया जाता है, उसके अपने पिता को स्पेशल महसूस कराने के लिए। जब तुम्हारे पिता होंगे तब उन्हें तुम्हें समझेंगे। झनक यह सब सुनते सो रही होती है, लेकिन उसके मन में अपने पिता की कमी का दर्द गहराता है चला जाता है। इसी बीच ईशानी के घर पे भी ड्रामा चल रहा है। ईशानी का पति उसे बताता है कि कुछ क्लाइंट आने वाले हैं। ईशानी खाना बना रही है। ईशानी की दीदी बरत जाती है और किसी के बताए क्यों नहीं। ईशानी कहती है कि दीदी सुबह हो सोती है और लेट से उठती है।
तो उन्हें लगाकर वह क्या ही करते। उस जितने सामान लिस्ट में था वह सब मंगवा लिया था। दीदी कहती है, बाहर से क्यों मंगाया जी, हम घर में होटल से बना लिए होते। ईशानी अच्छा खाना बनाती है। पीहू की बात सुनकर ईशानी डांटती है। वह कहती है ईशानी लेक्चर देना बंद करे और उसकी माँ बनना बंद करे, उसे थकान नहीं होती। यह सब करते हुए पीहू की बातों से ईशानी में प्रतिक्रिया साफ झलकती है। जी हाँ दोस्तों, कहता है जब ऋषि के पैरों में चोट लगा होता है तो नूतन बोलती है, हम हल्दी का लेप भेज देंगे, आप लगा लेना। अब दूसरी तरफ मून बहुत परेशान हो रही थी। ऋषि का कॉल नहीं लगता है और तभी ऋषि मून को कॉल करता है और बोलता है, तुम गुस्सा मत करना। मून बोलती है, तुमने मुझे कॉल करना ज़रूरी भी नहीं समझा, तुम्हें पता है ना कि हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई है। ऋषि बोलता है, हाँ मुझे मालूम है, यह भी पता है तुम्हें शादी की शॉपिंग करनी है। मून बोलती है, तुम कब आ रहे हो? ऋषि बोलता है, अभी 2 या 3 दिन और लग जाएंगे। मून बोलती है, तुम जल्दी आ जाओ क्योंकि मुझे अब तुम्हारा इंतज़ार नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ अनिरुद्ध और अर्शी सभी मिलकर शादी की तैयारी की बातें कर रहे होते हैं। अर्शी शॉपिंग पर जाने की बातें कर रही थी। अब दूसरी तरफ नूतन और जनक ऋषि से मिलकर आ रहे होते हैं कि तभी बुआ उन दोनों से गुस्सा होती है और जनक को मारने लगती है और बोलती है, तुम तो पराशर के साथ रात गुजारती हो, अब साथ में इस जनक को भी शहरी बाबू के साथ नैन मटक्का करने को ले गई थी। इसी नूतन गुस्सा हो जाती है और बोलती है, आपको जो कुछ बोलना है मुझे बोलिए, जनक को कुछ नहीं बोल सकती हैं आप। अब 2 देर बाद नूतन जनक को हल्दी का लेप भेज देती है शहरी बाबू को लगाने के लिए। जनक ऋषि के पास हल्दी लेकर जाती है और दूसरी तरफ जी दोस्तों, और वहीं दूसरी तरफ एक दिन अर्शी से नहीं रहा गया। जनक की वह उदास आंखें उसे चैन नहीं देने दे रही थी। वह तुरंत नूतन के पास गया, जनक की माँ के पास। नूतन जिसने इतने सालों से अपने सीने से एक दर्दनाक राज छुपा रखा था। अर्शी की आवाज़ में एक अजीब सी तड़प थी, जैसे वह खुद अपनी ज़िंदगी का कोई सच जानने को बेताब हो। नूतन जी, हमने लगभग कितनी विनती करते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी थरथराहट थी। उसको आप मुझे बताना होगा कि आखिर किसने आपको धोखा दिया था। कौन है वह इंसान जिसने आपकी और आपकी बेटी की ज़िंदगी नरक बना दी है। यह नहीं देख सकता कि जनक अपने पिता के बारे में कुछ भी न जाने और आप इस दर्द को अकेले घुट घुट कर जीती रहें। नूतन तो मानो सन्न रह जा गई। इतने सालों बाद किसी ने उसके घाव को छुआ था। उसकी आंखें भर आई। अतीत की कड़वी आते धुंधली तस्वीरें बनकर उसकी आंखों के सामने तैरने लगी। वह चुप रही, जैसे इन दोनों यादों की तरफ फिर से जानने जीने की डर रही थी। लेकिन अर्शी की आंखों में उसने जो ईमानदारी और झनक के लिए सच्ची चिंता देखी, उसे हिम्मत मिली। उसे लगा कि अब शायद यह राज खुलना ही बेहतर है, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो। एक गहरी सांस ली। नूतन ने उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह अपने अतीत को फिर से दोहरा रही हो। वह अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध ने बुदबुदाया, जैसे यह नाम भी उसके होठों को जला रहा हो। वह मेरा प्यार था। और जनक का पिता। सिर्फ अर्शी की आंखों में विश्वास तैर गया। उसने मेरा साथ छोड़ दिया था, अकेला छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी नई जिंदगी शुरू करनी थी। उसने अपनी ही बेटी